नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय कई राज्यों और कुछ यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी एसआईआर चल रहा है। अब ये एसआईआर चल रहा है, इसके बारे में चुनाव आयोग ने सभी दलों से बात की, उसके बाद इस तारीखों की घोषणा की। अलग अलग राज्यों के लिए जो टाइम टेबल बनाया, कुछ राज्यों में इसकी समय सीमा बढ़ा दी। बिहार में हो चुका है और नए एसआईआर के आधार पर बिहार में चुनाव हो चुका है, उसका नतीजा आ चुका है। अब आज दो राज्यों की बात करूंगा, दो राज्यों में भी एक ही राज्य की बात करूंगा। समस्या आ रही है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, उसके संगठन की समस्या है। पिछले कई सालों से उसका जो संगठन डिफंक्ट पड़ा हुआ है, एक तरह से मृतप्राय पड़ा हुआ है संगठन, उसके कारण ये समस्या है। जिस संगठन के लोग अपने मतदाताओं की चिंता न कर सकें, अपने क्षेत्र की मतदाता सूची की चिंता न कर सकें, उस संगठन के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसके संकेत अभी मिले हैं, इसके संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव से मिलना शुरू हो गया था। जब और लोगों को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ खोजे पन्ना प्रमुख नहीं मिल रहे थे और वहाँ जो है बूथ एजेंट नियुक्त करने में भाजपा को भारी दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसके बाद से पार्टी जागी नहीं, संगठन जागा नहीं है, संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव से मेरा मतलब केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव मतलब कामकाज की शैली में संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, कहाँ कमी थी, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इसकी चिंता करना। इसके लिए संगठन के अलावा और किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की जो खामियां थी उन पर कोई चिंता हुई, कोई चिंतन हुआ, उसके बाद कोई सुधार के कदम उठाए गए? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश का मामला यहीं पर छोड़ देते हैं। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना ये अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल का जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश का, वो आज़ादी से पहले का 1946 जैसा है, जब डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी गई थी मुस्लिम लीग द्वारा। उससे मिलता जुलता है। अगर उसकी आपको याद ना हो, भूल गए हो, आपने न पढ़ा हो, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अंतर यह है कि पश्चिम बंगाल में मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले उसी तरह से हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या उसी तरह से हो रही है। आज के भारत में यानी 79 साल बाद, 79 ईयर्स के बाद, किसी प्रदेश में ऐसा इलाका हो जो मुस्लिम बहुल इलाका हो और हिंदू वहाँ जाने की हिम्मत न कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, और मार दिए भी गए। ऐसे में आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं, किस इलेक्टोरल रोल के रिवीजन की बात कर रहे हैं, किस निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा इलाका है पश्चिम बंगाल में, ऐसे इलाकों की कमी नहीं है, भरमार है, मैं कह रहा हूँ, तो राज्य सरकार तो कुछ कर नहीं रही। राज्य सरकार इसको पसंद करती है, राज्य सरकार इसको संरक्षण देती है। अब जो समस्या आ रही है पश्चिम बंगाल में, दो पक्ष हैं, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस की कोशिश क्या है कि उसका जो कोर वोट है, यानी उसमें दो हिस्से हैं, मुसलमान और घुसपैठिया, और घुसपैठिया भी मुसलमान है, तो समस्या उसकी मुसलमान वोट है कि इनमें से कुछ न कटने पाए। तो जब मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ न कटने पाए, तो कोई सवाल उठा सकता है कि भाई मुसलमान का वोट क्यों कटना चाहिए? बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। 2010-11 में एक कानून में एक संशोधन के जरिए चुनाव आयोग को यह निर्देश दे दिया गया, नियम बना दिया गया कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो अपना क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से ना काटा जाए। ये जो आपको 65 लाख दिखाई दिया बिहार में, दूसरे राज्यों में 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, 3 तरह के लोगों की, जो या तो इस दुनिया में नहीं है,
या उस क्षेत्र को छोड़कर जा चुके हैं, या 2 जगह से वोटर हैं और 1 जगह से उनका नाम कटना है, ये उनकी इच्छा पर है। कहाँ वो अपना वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहते हैं, कहाँ से हटाना चाहते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारी कंप्यूटर पर एक बटन से देख सकते हैं कि एक आदमी कहाँ कहाँ वोटर है। तो उसके लिए बहुत लंबा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ कहाँ की मतदाता सूची में है। तो इसलिए जो है अब उस नियम को बदल दिया गया है कि जो अब जीवित नहीं हैं या उस क्षेत्र में नहीं रहते या फिर 2 जगह से मतदाता हैं, उनका मतदाता सूची से जहाँ रिवीजन हो रहा है वहाँ से नाम हटा दिया जाए। अगर वो मान लीजिए कि ऐसा होता है कि वो उनमें से कोई आता है, कहता है कि नहीं हम अपना नाम यहीं रखना चाहते, तो उसको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, मुख्य मुद्दा है नहीं ये। इसकी आड़ में एक खेल खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ समस्या यह है कि उसके पास संगठन नहीं है कि वो बीएलए बना सके। दूसरी समस्या ये है कि बीएलए अगर बना भी दे तो वो प्रदेश के सब इलाकों में जा नहीं सकते, सब मोहल्लों में जा नहीं सकते। अपने पोलिंग बूथ जहाँ के बीएलए बनाए गए हैं उन इलाकों में, उन परिवारों में, घरों में नहीं जा सकते। अब आप कल्पना कीजिए किस तरह के निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, किस तरह की चुनावी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। बीएलओ अगर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए नहीं जा सकता तो मतदाता वोट देने के लिए कैसे जा सकेगा। तो ये तो भाजपा की कमजोरी है। भाजपा को पता था, सभी पार्टियों को पता था कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होगा और 2024 और उससे पहले 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देखा कि किस तरह की हिंसा होती है, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। तृणमूल कांग्रेस जो है उसका सबसे बड़ा हथियार हिंसा है। उससे 2 फायदे होते हैं उसको। एक, उसका मतदाता निश्चिंत होकर वोट डालने जाता है, बड़ी संख्या में जाता है। उसके विरोधी मतदाता या तो घर बैठ जाते हैं, अगर बाहर निकलते हैं तो पिटते हैं या मारे जाते हैं। तो ये जो डर है कि वोट देने जाओगे और अगर तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लगता है कि आप तृणमूल कांग्रेस के वोटर नहीं हैं तो आपकी जान की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है, जिसके लिए वोट दे रहे हैं वो भी नहीं है। ये है समस्या बंगाल की। अब तीसरी बात क्या है, मतुआ समुदाय की हम लोग बहुत चर्चा सुनते हैं। 1971 में आज़ादी के बाद भी आए और उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश बना तब भी बड़ी संख्या में मतुआ समाज के लोग आए। उसके अलावा भी बांग्लादेश से हिंदू समाज के लोग आते रहे हैं पलायन करके। भारत सरकार ने जो नागरिकता कानून है उसमें संशोधन किया, सीए लेकर आई और कहा कि ऐसे लोगों को जो 2014 तक, शायद 31 दिसंबर की तारीख तय की गई कि इस समय तक आ गए थे भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन रूल्स फ्रेम नहीं हुए। तो 2024 के चुनाव में इसका फायदा उठाया ममता बनर्जी ने। एक नया डर पैदा किया और कहा कि मतुआ समुदाय के और ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भागकर शरण लेने के लिए भारत में आए हैं, हिंदू, उनसे कहा कि ये भाजपा को समर्थन दोगे, ये तुम्हें जो है डिपोर्ट कर देगी, बांग्लादेश वापस भेज देगी, तुम्हें नागरिकता तो देगी ही नहीं और तुमको जो है कैंप में रख दिया जाएगा। भाजपा इसकी काट नहीं कर पाई। 2018 में मतुआ समाज के लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया था कि वो उनको नागरिकता दिलाएगी। उनकी सबसे बड़ी मांग लंबे समय से यही है। इसलिए आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन मिला मतुआ समाज का और ऐसे हिंदुओं का जो बांग्लादेश से आए। उसकी सीटें 18 हो गई लोकसभा में। 2014 में 2 सीटें जीती थी बीजेपी, 2019 में 18 सीटों पर विजयी हो गई। लेकिन 2024 में वो घटकर 12 पर आ गई। अब भी टीएमसी के लोग यही अभियान चला रहे हैं कि ये तुमको कैंपों में रखेंगे, तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे, बल्कि छीन क्या लेंगे, देंगे ही नहीं।
और तुमको बांग्लादेश वापस भेज देंगे अगर भाजपा का समर्थन किया। और इसकी प्रभावी काट, मतलब काट से मेरा मतलब है प्रभावी काट, इसका जवाब जो है भाजपा के लोग देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो आज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि किसको कितना वोट मिलेगा, किसका कितना वोटर जुड़ता है, घटता है, SIR से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन जो है चुनाव में बढ़त हासिल करेगा, कौन पीछे चला जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में रह जाएगा, ये सब मुद्दे पश्चिम बंगाल में गौड़ हैं। प्रमुख मुद्दा जो है वो है आंतरिक सुरक्षा का। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिल रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो घुसपैठियों को, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको मतदान का अधिकार देगी, उनकी हर तरह से सुरक्षा करेगी। लेकिन वही सरकार जो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जिन पर उसे शक है कि ये हमारे मतदाता नहीं, हमको वोट नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती है। सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी ले। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाने के सारे जतन किए जा रहे हैं। उनके फर्जी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जा रहा है। उसके कारण चुनाव आयोग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करना अब ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये लोग कैसे फिर से मतदाता सूची में इनका नाम आ गया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट से जो खबरें आ रही हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, वो हास्यास्पद लगते हैं। इतने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिनको अपना माता पिता या रिश्तेदार बताया गया है, खून का रिश्ता बताया गया है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तैयारी जब बिहार में SIR चल रहा था, ममता बनर्जी की पार्टी उसी समय से कर रही थी, अपने कोर वोटर को बचाने के लिए। अब सवाल ये है कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो है, वो काम भले ही चुनाव आयोग के लिए समय कर रहा हो, लेकिन वो है तो राज्य सरकार का कर्मचारी है। ये काम खत्म होने के बाद दूसरे राज्य सरकार के लिए ही काम करना है, तो उस पर एक अलग तरह का दबाव है कि वो ईमानदारी से काम न करे, वो जो पार्टी चाहती है, सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है, उसके अनुसार काम करे। तो पश्चिम बंगाल इस समय देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये SIR ठीक से ना हुई, बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहे, तो आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल कब तक भारत का हिस्सा रहेगा, इसके बारे में विश्वासपूर्वक कोई कुछ नहीं कह सकता। जब जिन पर बचाने की जिम्मेदारी है, यानी जो रक्षक होने चाहिए, वही भक्षक बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ कोई अगर कुछ कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से बचने के लिए वो उसकी कीमत इस रूप में चुकाने को तैयार है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो पड़ जाए? और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बाद तो और कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल वो पश्चिम बंगाल में होगा और होना शुरू हो चुका है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ममता बनर्जी अगर चौथी बार, तृणमूल कांग्रेस अगर चौथी बार चुनकर आती है, तो आप मानकर चलिए कि ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा जब आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जो हालत होगी, उनमें अंतर नहीं दिखाई देगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो हिंदू तृणमूल कांग्रेस के वोटर हैं, उनके ऊपर खतरा कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। फिर जो है वो राज चलेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों का, मुसलमानों का। तो बिना शरिया लागू किए हुए पश्चिम बंगाल में शरिया का राज चलने का समय आ रहा है। आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश क्या हो रही है? हो ही रही है, और सरकार का पूरा समर्थन है। सरकार के ही वो विधायक थे, मतलब तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक थे।
कहने को दिखाने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई है और होगी भी नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है, अगर भारत का आज का मुसलमान अपने को बाबर, औरंगजेब, अकबर से जोड़ता है तो समझिए कि वो अपने को भारत देश से काट रहा है। ये साधारण सी बात अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर गुलाम होने के लिए तैयार रहिए। गुलामी का स्वरूप जरूरी नहीं है कि जो 1000 साल पहले था वही होगा। स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन आप होंगे गुलाम। गुलाम होने का मतलब है कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। आप अपने त्यौहार नहीं मना पाएंगे, आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, और अपनी संस्कृति की रक्षा करना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, पश्चिम बंगाल में हर जुलूस पर हमला होता है। आपने कभी सुना है कि ईद और मुहर्रम के जुलूस पर कभी हमला हुआ हो हिंदुओं के द्वारा? लेकिन ये हो रहा है, देश के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा है। और आपने अभी तमिलनाडु का उदाहरण तो देखा ही, दीपाथुन का एक स्तंभ है जो हमारे मंदिर के पास है, मंदिर के क्षेत्र में, मतलब जो वो इलाका है वो मंदिर का है, वहां दीप पर स्तंभ जलाने की परंपरा है। उसको तमिलनाडु की सरकार ने रोक दिया। लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने जो है हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। डिवीजन बेंच में गए, वहां से भी फैसला वही आया। अब उस जज को धमकाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया है विपक्ष, पूरा विपक्ष। ये खतरा छोटा मोटा नहीं है, ये केवल सीमित तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल तक नहीं है। इस खतरे को पहचानिए कि विपक्ष की सारी पार्टियां लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में थी महाभियोग का प्रस्ताव देने के लिए, ये जानते हुए कि उनके पास संख्या नहीं है कि महाभियोग का प्रस्ताव पास करा सके। लेकिन जज पर दबाव डालने के लिए, धमकी देने के लिए 30 पूर्व न्यायाधीशों ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये न्यायपालिका को डराने और धमकाने की कोशिश है, ये न्याय के शासन को प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन आप देखिए, कहीं कोई आवाज़ नहीं है हिंदुओं की ओर से। सब कुछ सामान्य चल रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो जो समय रहते खतरे को पहचानते नहीं, वो खतरे का शिकार होने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।